नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है न्यूज 18 प्राइम का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, क्योंकि क्या सीएम पद को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अब कहा जाए कि विराम लग गया है? क्या यह तय हो गया है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी का होगा? एकनाथ शिंदे के एक बयान के बाद तो यही लग रहा है। शिंदे ने कुर्सी छोड़ने के संकेत दिए हैं और कहा है कि सीएम पद के लिए बीजेपी आलाकमान जो भी फैसला लेगी उसका शिवसेना पूरा समर्थन करेगी। महायुति के तीनों नेता अब अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जहां सरकार गठन का फॉर्मूला तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। एकनाथ शिंदे का ये बयान क्या महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम है? शिंदे ने साफ कर दिया है कि सरकार बनाने में उनकी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। सीएम पद के लिए बीजेपी आलाकमान जो भी फैसला लेगा उसका शिवसेना पूरा समर्थन करेगी। बीजेपी का सीएम उन्हें मंजूर है। सरकार गठन और सीएम की कुर्सी पर शिंदे ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी को तरह का अड़ंगा नहीं है। एकनाथ शिंदे का ये बयान कुर्सी छोड़ने का संकेत बताया जा रहा है। इस बयान से भी साफ है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी का ही होगा और यह भी साफ है कि महाराष्ट्र के सीएम का फैसला दिल्ली में होगा। कल महायुति के तीनों नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी। ये बैठक काफी अहम है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में सरकार गठन का फॉर्मूला तय होगा और सीएम के नाम पर भी मोहर लगेगी। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि तीनों पार्टियां मिलकर सीएम पर फैसला लेंगे। लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल। तिन्ही पक्ष मिळून आमचे जे शेट्टी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल। देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे तक कह रहे हैं कि सीएम पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन शिवसेना के कई नेता शिंदे को सीएम बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि फडणवीस भी स्वीकार हैं। अभी तक सीएम पद की जो दावेदारी एकनाथ शिंदे साहब की है, देवेंद्र जी की है, तो इनके बारे में कोई भी आज तक उनको सिग्नल किसी ने ऊपर से भी ना दिया गया है, ना इनकी पांचों की एक साथ कहीं मीटिंग हुई। इसलिए अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में देवेंद्र जी भी थे और एकनाथ शिंदे साहब भी हैं। महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे वो हमें एक्सेप्ट रहेगा। तो अगर डिसीजन ये होता है कि फडणवीस जी सीएम बने, एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम बने, तो माना जाएगा? तो देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बने और कोई सीएम बने, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे नेतागण हैं वो, उनका हम लोग रिस्पेक्ट रखते हैं। जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर है और शिंदे साहब को भी मंजूर रहेगा। महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में सीएम पद पर बीजेपी का दावा भी बड़ा है। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम बनता है तो वो कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस या कोई और? महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम नेता फडणवीस को सीएम बनाए जाने की मांग कर रहे हैं और फिलहाल वहीं इस पद के सबसे बड़े दावेदार भी नजर आ रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर फडणवीस सीएम बनते हैं तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? खबर है कि शिंदे ने खुद को महायुति का संयोजक बनाने की मांग की है। दावा है कि उन्होंने केंद्र में भेजे जाने का ऑफर ठुकरा दिया है और अपने बेटे के लिए डिप्टी सीएम पद की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए अब बात यूपी के संभल की कर लेते हैं, क्योंकि संभल में लगी आग तो शांत हो गई, लेकिन सियासत की आग भड़क गई है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है।
समाजवादी पार्टी जहां इस घटना में प्रशासन की लापरवाही बता रही है, तो वहीं प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि इस हिंसा के लिए अखिलेश यादव पर केस दर्ज होना चाहिए। वहीं सरकार उपद्रवी पर सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संभल में हिंसा की आग तो बुझ गई है, लेकिन सियासत अभी तक सुलग रही है। जिस सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे का नाम एफआईआर में है, जिस पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे, वो अब पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं और एसपी और सीओ को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। कि अल्लाह करम में संभल में स्थिति शांतिपूर्ण है और पहले भी सुकून था, लेकिन सिर्फ इसको पूरी योजना के तहत इसमें वहाँ पर स्थिति खराब करी गई है और इसके लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। और वहाँ पे जो ये हरकत की गई है, वहाँ इसके जिम्मेदार के विश्नोई और अनुज चौधरी है, जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है। विवाद तो ये अचानक पैदा हो गया, कोई ना हिंदू मुस्लिम में नहीं है ये, ना ये पुलिस से है। पुलिस से कौन लड़ सकता? पुलिस से कोई लड़ सकता? कोई नहीं लड़ सकता। पुलिस से लड़ोगे, पुलिस से लड़ोगे तो उसके बाद में फौज है, कहाँ तक लड़ लेंगे? हम नहीं जानते इस चीज़ को। मगर ये एक अचानक ऐसा हुआ कि भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। कुछ लोगों ने पीछे से पत्थर फेंक दिए, वो बातें आगे बढ़ गई, गोली चल गई, 4 से ज़्यादा लोग मर गए। ये तो इत्तेफाकन घटना है। इस घटना के लिए अखिलेश यादव भी प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, लेकिन पूर्व कांग्रेस नेता और कल्कीधाम पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम का आरोप है कि अखिलेश यादव पहले पत्थर फेंकवाते हैं, फिर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि संभल हिंसा का केस अखिलेश यादव पर दर्ज होना चाहिए। का पूरा जो प्रकरण है ये बड़ा संवेदनशील है, लेकिन अफसोस की बात है कि दंगा भड़काने की कोशिश वहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की। और हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर कि संभल में शांति बहाल हो जाएगी। जहां तक सवाल है हर मंदिर का और जामा मस्जिद का, तो कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है उसमें हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। मैं उनके बारे में इसलिए नहीं कहना चाहता हूं, वो उधार के संत हैं। कभी कभी राजनीति में उधार के भी संत होते हैं। उधार के संतों पर हमें कुछ नहीं कहना। कभी उधारी में कहीं और गए थे, उससे पहले उधारी में कहीं और थे। ये उधारी संतों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है, केवल अपनी नाकामी छिपा रही है। हालांकि संभल हिंसा पर अब एक्शन तेज हो चुका है। घटना से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। अब सरकार ने उपद्रवियों के पोस्टर लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही पत्थरबाजों से नुकसान की पाई भरपाई और फरार उपद्रवियों पर इनाम घोषणा कर उसे पकड़ने के आदेश भी जारी किए गए हैं। निष्पक्ष जांच के निर्देश शासन स्तर से दिए गए हैं और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी होगा, जो कानून अपने हाथ में लेकर कानून से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई किसी जाति धर्म का हो। निश्चित रूप से गरीब जनता नहीं हो सकती। ये प्रशिक्षित लोग थे जो हर जगह हंगामा खड़ा करके सरकार को बदनाम करने के लिए सामने आते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी आ रहा है। अभी पुलिस ने फुटेज दिए हैं। जो लोग हाथों से गोली चला रहे हैं, बचेंगे कोई नहीं। जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, दंड के अपराधी हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। संभल में पथराव के पीछे पुलिस ने भी गुटों का जिक्र किया था, तो यूपी के मंत्री ने इस हिंसा को तुर्क बनाम पठान की लड़ाई बता दी, जिसके बाद सियासत और तेज हो गई।
समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी कहानी बनाने में एक्सपर्ट है। जैसा इन लोगों को बताया जाता है कि ऐसे बोलिए, वो बोल देते हैं कि किसी तरह से मामले को रफा दफा किया जाए, लोगों को गुमराह किया जाए, तो यही ये लोग कर रहे हैं। इसमें ये लोग एक्सपर्ट हैं, कुछ भी बना देंगे, खुद ही सारे जो है अन्याय करेंगे, खुद ही जो है वही एक कहावत नहीं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये वाली कहावत इस पे एकदम फिट बैठ। निश्चित रूप से जिला जो पुलिस है उसने जानबूझकर इस स्थिति को किया और उनका कहानी गढ़ने में वो माहिर हैं, उसमें कोई दम नहीं है। हम भी भुक्तभोगी रहे हैं, हमने देखा है किस तरह से पुलिस कहानी गढ़ती है। इसी चुनाव में हमने देखा है, पुलिस ने मारा और सीधे गोली चलाई पुलिस ने। भाई आदमी सचेत करता है, हवा में फायरिंग करता है, रबड़ की गोली चलाता है, हवाई फायरिंग करता है, जब नहीं आदमी जाता है तब तो गोली चलाता है ना। पुलिस ने तो सीधे गोली मार दी। फिलहाल पुलिस संभल हिंसा के हर एंगल की जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान के लिए पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। सरकार का साफ आदेश है कि एक भी उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। तो दूसरी ओर सियासत की आग अभी भड़क रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ संशोधन बिल पर छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क से लेकर संसद तक वक्फ पर बवाल है। सरकार बिल पास कराने की तैयारी में तो है, विपक्ष जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहा है। संसद के बाहर वक्फ पर सरकार और अदालत को चुनौती भी दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। मामले में गठित जेपीसी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है और चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने साफ कर दिया है कि वो 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। लेकिन विपक्ष जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग पर अड़ा है और लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद उसे उम्मीद है कि तारीख और बढ़ेगी। वक्फ पर जारी सियासत के बीच बेंगलुरु में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना अबू तालिब रहमानी ने अदालत से लेकर सरकार तक को चुनौती दे डाली है। तो वहीं बिहार विधानसभा कैंपस वक्फ संशोधन बिल के विरोध में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे। अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार इसी सत्र में बिल को पास करने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष इसे किसी भी हालत में रोकने पर आमादा है। वक्फ पर प्रधानमंत्री भी अपनी सरकार के इरादे स्पष्ट कर चुके हैं कि संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। अब जरा ये तस्वीरें देखिए जो लोग पूछ रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल की जरूरत क्या है। एटा की तस्वीरें ये उनके लिए जवाब है, जहां एक शख्स अपनी जमीन पर बाउंड्री करवा रहा था, तभी सैकड़ों की संख्या में वहां पर भीड़ पहुंच गई। भीड़ में शामिल लोग इस जमीन को वक्फ की जमीन बताने लगे और बाउंड्री बनाने का विरोध शुरू कर दिया गया। जब जमीन मालिक ने इसका विरोध किया तो भीड़ ने मारपीट शुरू कर दी और जान बचाकर भाग रहे लोगों पर पत्थरबाजी भी की गई। लाठी डंडे और हथौड़ों के साथ भीड़ में शामिल लोगों ने बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया। पुलिस ने 150 लोगों को मामले में आरोपी बनाया और उपद्रवियों की तलाश जारी है। वाराणसी में करीब 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज पर लखनऊ वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। उदय प्रताप कॉलेज, जिसे यूपी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वाराणसी के सबसे नामी कॉलेज में से एक ये कॉलेज है। इस कॉलेज का कैंपस करीब 500 एकड़ में फैला है। 2018 में वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया था और कॉलेज से जवाब मांगा गया था। कॉलेज ने जवाब भी दे दिया, लेकिन अब एक बार फिर से वक्फ से जुड़े लोगों ने चोरी छिपे यहाँ निर्माण काम शुरू करने की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ पर तनाव बना हुआ है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसकी शिकायत पुलिस से की है।
मुख्य अभियुक्त रफीक था, जो कि एक फिफ्रा टाइप का लगता है, उसकी जो है गिरफ्तारी हो चुकी। और रात में जो है सिक्योरिटी के मना करने पर भी जबरदस्ती ले जा रहे हैं, उसका संज्ञान हमने तत्काल लिया और थाना अध्यक्ष शिवपुर वाराणसी को इससे अवगत कराया। वक्फ संशोधन बिल पर संग्राम जारी है। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी पर उनकी बात नहीं सुनने के आरोप लगाए और जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की, लेकिन मोदी सरकार बिल पास कराने की पूरी तैयारी में नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा में साधु संतों ने अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया, जहां संतों ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण के जल्द निर्माण की हुंकार भरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, धर्म संसद में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी सुनाई दिया। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए मथुरा में साधु संतों ने अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से आए साधु संत शामिल हुए। धर्म संसद में शामिल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री न होते तो आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा न होती। उन्होंने कहा कि अवध में राम विराज गए हैं, संभल में भगवान कल्की के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, अब बहुत जल्द मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण भी होगा। संक्रमण काल सनातन के लिए, और ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के आंदोलन की शुरुआत ये तो दीपक प्रज्वलित किया है, इसकी लौ से पूरा विश्व प्रकाशित होगा। अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में शामिल हुए तमाम संतों ने अपने विचार रखे। स्पेन से आए उमेश योगी महाराज ने कहा कि ये सामान्य धर्म संसद नहीं है, इस धर्म संसद से श्री कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण का रास्ता खुलेगा। भारत ही नहीं, विदेश में हिंदू संगठन बनाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 90,000 लोगों का हिंदू संगठन है जो सनातन की रक्षा के लिए काम कर रहा है। वो हमारे कृष्ण जन्मभूमि का जो वास्तविक गर्भगृह है वो हमारे पास नहीं है, वो वहां मस्जिद है और हमें वो गर्भगृह का वह स्थान चाहिए जहां कृष्ण जन्मभूमि वास्तव में है। तो उसी के लिए ही ये प्रयास है जिसके लिए हम सबको एक होना है। संतों ने कहा कि हमारी लड़ाई 13 एकड़ को लेकर नहीं है, लेकिन 2.5 एकड़ में जो मस्जिद बनी हुई है उसको लेकर है, क्योंकि 2.5 एकड़ में ही भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है। हमें भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्थान चाहिए। इसका संदेश प्रयागराज कुंभ में आने वाले संतों तक भी पहुंचाया जाएगा। संतों को एक साथ चलना ही चलना है, कोई आगे बैठ जाए कोई पीछे बैठ जाए, अब इन बातों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें तो केवल एक संगठन, एक संगठन, एक संगठन, और वही संगठन हमारे मंदिरों को हमें प्राप्त करा सकता है, अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। संतों ने कहा कि मुगलों ने हर धार्मिक स्थल पर प्रहार किया और जहां जहां हिंदू मंदिर थे उन्हें तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया। इसके लिए साधु संत लड़ रहे हैं। 4 लाख मंदिरों का पुनर्निर्माण करना है, जिनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। आज ये चुनौती ये है जो महेंद्र प्रताप जी ने कहा कि ये श्री कृष्ण भूमि, इस भारत में हमारे अधिकार के लिए हमें लड़ना पड़ता है। ये देश 3 लोगों का है, ऋषि, कृषि और श्रमिक। लेकिन ऋषियों ने संस्कृति दी है, लेकिन उनका मान मर्दन करने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर तो हमारे देश में कुचला जा रहा है। लगभग 5 घंटे तक चली अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी गूंजता दिखाई दिया और अधिकतर सनातनी इस नारे के पक्ष में दिखाई दिए। इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि फिल्म का संतों ने टीजर और सॉन्ग रिलीज किया। मुगल आक्रांताओं के अत्याचार पर बनी ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।